हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर 17 सितंबर से 24 सितंबर तक के। मैंने सोचा था कि मैं इस क्लास में आपको जो ये फार्म बिल्स की कंट्रोवर्सी चल रही है ये भी करवा दूंगा, बट आई हैव रियलाइज्ड कि उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए बिकॉज वो खुद ही टॉपिक जो है इट विल इजीली टेक एटलीस्ट 35-40 मिनट्स। तो ये जो यूजुअल क्लास होती है आपकी ये भी 30 मिनट्स की हो जाएगी या 40 मिनट की, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज मैं उसको आपको डिटेल में नहीं कराऊंगा, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के मैं और राघव सर, मैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और राघव सर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फार्म बिल करवा देंगे। बट आज भी मैं उसका मेंशन तो उसको मैं अभी भी करूंगा ही, थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपने ये हिंदू में पढ़ा होगा कि एक बच्चे ने पूछा था, ये तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के कि सर ये बता देना कि ये क्या होता है। अभी उन्होंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, लोकसभा जो है एडजर्न हो गई है। इसमें आप एक छोटी सी चीज़ समझिए कि ये क्या है। हमारे पास, दोज ऑफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, हमारे पास में दो हाउसेस हैं। वी हैव लोकसभा एंड वी हैव राज्यसभा। यहाँ पर क्या होता है कि आप मान लो इसको एक पार्लियामेंट ही मान लो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। हमारे पास एक पार्लियामेंट है, उसमें क्या होता है कि उसमें सारे एमपीज जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली में आते हैं और वो बैठ के बिल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और इस टाइम को जब वो आते हैं और जब वो जिस दिन तक वो डिस्कशन करते हैं विच यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 मंथ्स, इसको हम बोलते हैं सेशन। ओके, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सेशन। उसके बाद वो चले जाते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। नाउ द पार्लियामेंट सेशन वो अभी बैठा नहीं हुआ, छुट्टियां हुई हुई हैं, इसको हम बोलते हैं रीसेस। फिर उसके बाद में सेशन दोबारा बैठता है, फिर दोबारा आ गया सेशन, तो सेशन फिर दोबारा रीसेस 6 मंथ्स की, फिर दोबारा सेशन एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि दो सेशंस के बीच में, एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो मैक्सिमम रिसेस हो सकती है वो हो सकती है 6 मंथ्स की। नंबर वन। नंबर टू, ये जो सेशन भी है इसका भी एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल में मैं आपको जीएस पॉलिटी में करवाऊंगा ही। वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि ओके आप ऐसा कीजिए, सेशन अनाउंस कर दीजिए, समन कर दीजिए, सब एमपीज को बुला लो, हम सेशन बिठाएंगे। तो प्रेसिडेंट जो हैं, अदरवाइज फॉर्मली स्पीकिंग इन थ्योरी प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं सबको, और सब लोग आ जाते हैं और आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल हो जाता है टेम्परेरीली खत्म, इवन इज फॉर्मल रोल। अब रोल आ गया स्पीकर का। मान लो आपके सारे एमपीज बैठे हुए हैं और एक दिन क्या हो गया, पार्लियामेंट में काफ़ी लड़ाई हो गई, काफ़ी बहस हो गई और नथिंग इज गेटिंग डन। और फिर इस सेशन को 4 आवर्स के लिए स्पीकर सर बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, दिस सेशन इज एडजर्न्ड फॉर 4 आवर्स, हम 4 घंटे बाद दोबारा बात करेंगे, अभी ना थिंग्स आर नॉट गेटिंग डन। या फिर 2 डेज के लिए, या फिर किसी भी डिफाइंड पीरियड के लिए, डिफाइंड पीरियड के लिए सेशन को किया जाता है एडजर्न। कि सेशन इज एडजर्न्ड फॉर 3 days, सेशन इज एडजर्न्ड फॉर 7 days, सेशन इज एडजर्न्ड फॉर 3 hours, सेशन इज एडजर्न्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कुछ भी ऐसा किया जा सकता है। ये हो गया आपका सेशन एडजर्न्ड। उसके बाद में मान लो इस सेशन में, इन 2 महीनों में जितने भी प्राइम मिनिस्टर को बिल्स पास करवाने थे, जो भी उन्होंने सरकार ने काम करना था उन्होंने कर लिया। अब उनको लगता है कि बस ठीक है, अब ना 6 महीने बाद मिलेंगे, तब तक सब लोग अपने अपने घर जाएं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको लोगों को सर्व करें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही प्रेसिडेंट सर को बोलेंगे कि यार, सॉरी, इससे पहले फिर स्पीकर को बोल देंगे कि आप एक काम करो, अब इस सेशन को कर दो खत्म। तो ये बोल देंगे जो ये सेशन है इट इज एडजर्न्ड साइने डाई। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये सेशन अब इनडेफिनेटली एडजर्न हो गया। जब ये इनडेफिनेटली एडजर्न हो गया, अब क्या होगा, अब प्रेसिडेंट साहब जो है वो इसको एक फॉर्मल तरीके से इसको सेशन को खत्म कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरो, PROROGATIAN, प्रोरोगेशन, प्रोरोग कर देंगे। अब इससे क्या हो गया, सेशन हो गया खत्म।
तो प्रेसिडेंट साहब सिर्फ समन के टाइम पे काम पे आए, फिर सारा सेशन जो है वो स्पीकर की सुपरविजन में चला, और फिर जब स्पीकर ने साइनेड कर दिया, अब दोबारा खत्म हो गया वो सेशन, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोरोगेशन। ओके, तो ये यही लिखा हुआ है कि लोकसभा का सेशन जो है वो एडजर्न हो गया है। और ये खबरों में क्यों था? क्योंकि लोकसभा का सेशन एडजर्न साइने डाई, मतलब कि बस अब ये 6 महीने बाद मिलेंगे। लेकिन इसलिए क्या बोल रहे हैं कि इस बार का जो लोकसभा का सेशन था, इट वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेशन इन द पार्लियामेंट हिस्ट्री। लेकिन इस सेशन में काम बहुत ज़्यादा किया। बीजेपी ने 25 तो बिल पास करवा दिए, 2300 अनस्टार्ड क्वेश्चंस का आंसर किया, 68% सिटिंग्स जो हुई वो लेजिस्लेटिव वर्क से रिलेटेड हुई, और 370 जीरो आवर्स मेंशन किए गए। तो इन्होंने कहते हैं कि बहुत ही छोटा सेशन था पर ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको बेसिक सा सेशन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि सेशन होता क्या है। आजकल ना बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट खबरों में चल रहा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, बिकॉज ऑफ द रकस क्रिएटेड बाय फ्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। उसको भी अभी देखते हैं। दूसरी एक खबर थी वो ये कि गवर्नमेंट ने एनआईए को पावर दी है टू प्रोब ऑफेंसेस अंडर नारकोटिक्स लॉ। इसको भी आप एक बार छोटा सा समझ लो। इसको मैं आपको इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही बताना चाहता हूँ जितना आपके स्कोप में भी ना हो। आजकल बहुत खबरों में रहता है, स्पेशली वो जो सुशांत सिंह केस एंड ऑल दैट। एक हमारी कंट्री में जो नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस है, ठीक, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इससे रिलेटेड एक एक्ट है जिसका नाम है एनडीपीएस एक्ट। ये क्या करता है ये एक्ट ना, अदरवाइज तो इसकी डिटेल में जाएंगे तो राजीव गांधी जी के टाइम पे ये एक्ट आया था, और ऐसा अलेज किया जाता है कि ये एक्ट इंडिया में अमेरिकन फार्मास्यूटिकल लॉबी के प्रेशर में लाया गया था। बिकॉज हमारे यहाँ पे उस समय पंजाब, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह बहुत सारा इंडिया था जहाँ पे ओपीएम जो है वो रिलेटिवली एक्सेप्टेबल सी चीज़ मानी जाती थी। राजस्थान में तो आज भी मानी जाती है। और ऐसा बोला जाता था कि ओपियम, मैरुआना, इन सब चीज़ों से बहुत सारी डिजीज़ नहीं होती हैं, या फिर कफ सिरप्स वगैरह में पड़ता है। ऑफ कोर्स इन अ मेडिकेटेड क्वांटिटी, ये नहीं कि आपने जी 1-1 किलो अफीम खा ली, पॉइंट मतलब वट एवर दी एब्यूज़ वाली वो होगी, क्वांटिटी होगी, पॉइंट बीइंग। तो फिर इस तरह का एक बिल लेके आए अंडर द अमेरिकन प्रेशर, ऐसा अलेज किया जाता है। अगेन आई रिपीट, राजीव गांधी जी। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि ये प्रेशर में आया बिल है? क्योंकि ये बिल जो ये एक्ट है ना, एनडीपीएस, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाला, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट है। ड्रग्स के केस में पुलिस किसी को इतना ख़राब तरीके से फंसा सकती है कि आप सोच नहीं सकते। अब हमने तो देखा है कि यार हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए, लेकिन ऐसे लॉज नहीं होने चाहिए जो किसी इंडिविजुअल की को कोई पावर ही ना, मतलब इंडिविजुअल को बहुत वल्नरेबल बना दें स्टेट के अगेंस्ट। तो ये एक्ट करता क्या है? इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, हम कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। और लेकिन ये एक्ट अदरवाइज ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि वो लोग जो ड्रग्स में हैं, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का काम करते हैं, जो नारकोटिक्स का काम करते हैं, उन लोगों की अ, उन लोगों को वो करने के लिए, पनिश करने के लिए, रोकने के लिए, और दूसरा जो उससे इल गॉटन मनी होती है उसको सीज करने के लिए, ड्रग्स को सीज करने के लिए ये एक्ट बनाया हुआ है। अब ये क्या करता है, ये ड्रग्स को दो चीज़ों में डिवाइड कर देता है ड्रग्स को। एक डिवाइड करता है ये कॉमर्शियल क्वांटिटी, दूसरा इसको डिवाइड कर देता है ये जिसको बोलते हैं स्मॉल क्वांटिटी। अब पूरा एक्ट के अंदर बता रखा है कि अगर आपके पास में से मान लो ड्रग नंबर ए है, अगर इतना है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो सॉरी कम है तो वो स्मॉल क्वांटिटी है। अगर कोई भी कोकेन है, अगर इतनी मिल गई तो वो स्मॉल क्वांटिटी की मानी जाएगी, अगर इतनी सारी मिल गई तो वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाएगी। सिमिलरली साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है, मान लो कोई दवाइयाँ होती हैं जो आजकल एंग्जाइटी वगैरह के लिए या मसल रिलैक्सेंट के नाम पे दी जाती हैं, साइकोट्रॉपिक, कि अगर वो इतनी है तो वो सब स्मॉल क्वांटिटी में है, अगर इतनी है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में है। ठीक, अब डिपेंडिंग ऑन दैट ही पर्सन को पनिशमेंट मिलती है कि उसके पास में कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी हुई कि स्मॉल क्वांटिटी की रिकवरी हुई। पहली चीज़ तो हो सकता है कि मेरे पास में भी एक सेम कोई मेडिसिन
या कोई सेम कोई ड्रग है लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में है और पर्सन बी के पास में वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अब क्या होगा? अगर स्मॉल क्वांटिटी की सज़ा है मान लो 6 मंथ्स, तो इस 6 मंथ्स के लिए मेरे को चार्ज किया जाएगा, और कोई पर्सन बी है उसके पास सेम ड्रग ज़्यादा मिला है तो कमर्शियल क्वांटिटी की है नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो उसको इसके लिए चार्ज किया जाएगा। नॉट लेस देन 10 ईयर्स है, याद रखना, मैक्सिमम 10 ईयर्स नहीं है। तो एनडीपीएस में कम से कम 10 साल की सज़ा लगती है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे इसमें सज़ा दी जाती है, और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो एनडीपीएस के झूठे केसेस में हमारी जेल्स में अगर आप जाओगे तो भरे बैठे हैं, भरे भरे। ठीक, तो खैर 10 साल की सज़ा मिलती है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें यही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जिस पर्सन के पास ड्रग मिला है वो स्मॉल क्वांटिटी है कि लार्ज कमर्शियल क्वांटिटी है। क्लियर? अब ये इस्टेब्लिश कैसे होगा? जब ड्रग्स की रिकवरी होगी। मैंने रिकवरी की, मैंने उसको लैब में भेजा, देखा कि हाँ जी ये है इतना सारा पाउडर, इस या इतना सारा ये कोई खाने की चीज़ है, इसमें से आओ हम रिकवर करें आउट ऑफ दिस 1 kg ऑफ से, मतलब जैसे अफगानिस्तान से एक बार इंडिया में ड्रग्स इंपोर्ट हो किसी ने किए थे स्मगल, अखरोट के अंदर है ना, वॉलनट के अंदर। तो आउट ऑफ 1 kg ऑफ वॉलनट कितने ड्रग्स हैं? अगर स्मॉल क्वांटिटी ड्रग है तो पर्सन को 6 मंथ्स की वो होगी, सजा होगी। अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो 10 साल की होगी। तो इन अदर वर्ड्स पहले हम रिकवरी करेंगे, रिकवरी करके फिर किसी लैब में जाएगी वो ड्रग्स, वो लैब वाले इस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ जी ये ड्रग, पहले तो यही इस्टेब्लिश करेंगे कि ये ड्रग ही है कि नहीं है, क्या पता वो ड्रग ही ना हो, वो ग्लूकोन डी ही हो टू से। ठीक, तो पहले तो ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि वो ड्रग है कि नहीं है। दूसरा फिर ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है कि स्मॉल क्वांटिटी है। डिपेंडिंग ऑन दैट उस रिकवरी के साथ जोड़ के पर्सन की वो होती है, उस रिकवरी जो है रिकवरी से लिंक्ड होती है फिर किसी को भी जो पनिशमेंट मिलती है। इसलिए मैंने एक बार रिसेंटली अभी किसी को बोला भी था, मैंने कहा ये रिया चक्रवर्ती वाला भी जो केस है खबरों में जितना मर्जी चल रहा हो, 1-2 साल की बात है, रिया चक्रवर्ती को सजा हो ही नहीं सकती। आप किसी के व्हाट्सएप पे के बेसिस पे किसी को सजा थोड़ी दे दोगे एनडीपीएस में। इनफैक्ट अगर रिकवरी ना हो, अगर रिकवरी ही नहीं हुई ड्रग्स की कहीं से, तो फिर तो बिल्कुल ही सज़ा नहीं है। तो कोई या तो जाए एंड ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जाए और कहीं से ड्रग्स उठा के लाए बहुत सारे, और फिर रिया चक्रवर्ती माने कि हाँ ये मेरे ड्रग्स हैं, देन यू लिंक दैट पर्सन विद ड्रग्स। ये नहीं कि हाँ मैं भी ड्रग्स लेता हूँ, वो भी ड्रग्स लेती है, दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स लेती है, ऐसे तो कल को मैं बोल दूंगा कि जो ABCD पर्सन ये सब ड्रग्स लेते हैं और मैं भी लेता हूँ, मुझे भी 6 महीने के लिए अंदर कर दो, उन सबको भी कर दो। विदाउट रिकवरी कोई केस बनता नहीं है, तो ये इवेंचुअली आप देखना कि इसको कुछ होगा नहीं। बट आपको ये समझना है कि एनडीपीएस एक्ट जो है ये अदरवाइज किस चीज़ के लिए है, और ये कमर्शियल और स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड कर देता है ड्रग्स को। इसी वजह से इसका एक ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि अगर मान लो किसी ने ड्रग्स का काम करना है, मान लो कोई पर्सन है, नॉट लाइक ड्रग्स का काम करना, पर इससे होता क्या है कि यूजुअली जो लोग हैं जो इलीगल काम करते हैं उनको लगता है कि यार अगर से मान लो मैं मैरिजुआना स्मगल करता हूँ तो भी मेरे को मिनिमम 10 साल की सज़ा है, और अगर मैं कोकेन स्मगल करता हूँ तो भी मुझे मिनिमम 10 ईयर्स की सज़ा है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि पीपल तो कोकेन की अगर मैं स्मगलिंग करूँगा तो कम से कम मुझे करोड़ों रुपए तो मिलेंगे, यहाँ पे तो फिर मुझे कुछ हज़ार ही मिलेंगे। तो इसलिए पीपल जो है इस फील्ड के, दे हैव स्टार्टेड स्मगलिंग वेरी हार्डकोर ड्रग्स, बिकॉज इसके डिस्टिंग्विश जो करता है ये एक्ट, ये क्वांटिटी के बेस पे करता है, ना कि काइंड ऑफ ड्रग्स के बेस पे। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की भी वही वो है। अगर कोई डॉक्टर किसी को ऐसे ही बिना लिखे, कोई केमिस्ट किसी को मान लो डाइज़ोपैम दे देता है बिना, तो भी एनडीपीएस एक्ट लगेगा, तो वो उसके ऊपर भी इतनी बड़ी सज़ा है। और दाऊद इब्राहिम अगर कोकेन सप्लाई कर रहा है तो उस पर भी वही सज़ा है। तो ये तो कोई मतलब रैशनैलिटी नहीं बन रही, नंबर वन। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ ले, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, अगर पुलिस किसी को पकड़ ले इस एक्ट के अंडर और कमर्शियल क्वांटिटी के नाम से पकड़ ले, और फिर वो पुलिस क्या काम करे, वो कोर्ट में उसको पेश कर दे, मोस्टली ये पर्सन जो है इसके साथ में क्या होगा कि ये बोलेंगे कि जी इसको हमें चाहिए, इसको आप जेल में डाल दो, इसके लिए आप हमें चाहिए पुलिस वो जुडिशियल कस्टडी, इतनी देर हम इसके अगेंस्ट केस बना रहे हैं। तो केस बनाने का, सारी इन्वेस्टिगेशन करने का 6 मंथ्स का टाइम मिलता है एनडीपीएस में।
मोस्टली ये 6 महीने पर्सन जेल में रहता है और पुलिस 6वें महीने के आखिरी दिन आके या 6वें महीने तक आके लास्ट के हफ्ते तक अपनी चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में। तो मिनिमम अगर किसी के अगेंस्ट पुलिस ने केस बना दिया 6 महीने के लिए तो वो जेल में है ही है। ठीक। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्कार है किसी के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें ना। अदरवाइज मतलब बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चार्जशीट के बाद में भी अगर किसी को कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ लिया, केस बना दिया, तो चार्जशीट के बाद में भी बेल मिलना कोर्ट में, मतलब चार्जशीट फाइल होगी कि चलो जी अब केस चलता रहेगा, आप इस बंदे को फ्री कर दो। अगर ये केस हार गया तो इसको जेल कर देना, अगर ये नहीं हारा तो फिर ये बैठे आराम से। ये चीज़ होनी बहुत मुश्किल है। तो पर्सनल लिबर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एनडीपीएस में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। कभी मैं आपको ना बड़े डिटेल में इसको समझाऊंगा इस एक्ट को। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब न्यूज़ में इसलिए था कि हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, इसको भी पावर मिल गई है अब एनडीपीएस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस को वो करने का, इन्वेस्टिगेट करने का। ऑलरेडी जैसे हमारी लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर लेती है एनडीपीएस के, ये होती है जो डीआरआई। ठीक। ये वाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये सब हैं जो एनडीपीएस के एक्ट्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब जो ये हमने बनाई है एनआईए, विच इज़ यूजुअली एजेंसी किस चीज़ के लिए है? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए है। वो भी अब एनडीपीएस के अंडर ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इंस्पेक्टर रैंक का जो भी पर्सन है उसको पावर मिल जाएगी एनआईए में कि वो एनडीपीएस एक्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऑलराइट। अब एनआईए के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ दैट यू नो इनफ अबाउट एनडीपीएस, सफिशिएंटली इनफ अबाउट एनडीपीएस। एनआईए क्या है? ये एक एजेंसी है जो हमने बनाई है, सेंट्रल एजेंसी, टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। कौन से वाले? जो इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स को अफेक्ट करे। दूसरा, एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट अगर इंडिया के कुछ प्लान हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। और कुछ हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी की अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन, ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी की सारी, इन एक्टिविटीज़ के में एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है। अब एनआईए के पास स्टाफ कहाँ से आता है? इनका खुद का स्टाफ नहीं होता है। आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं प्लस आईआरएस ऑफिसर्स जो होते हैं, ये डेपुटेशन पे एनआईए बनते हैं, एनआईए में जाते हैं। जैसे डीआरआई में भी ऐसा ही होता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का भी अपना स्टाफ नहीं होता। और यूजुअली जो है ना, कस्टम्स एंड एक्साइज वाले जो हैं उनको डेपुटेशन पे यहाँ पे भेज के डीआरआई का स्टाफ बनाया होता है। तो इस तरह से ये एजेंसी है। इसके पास में और क्या पावर है? ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। सो टेरर रिलेटेड इश्यूज, क्राइम्स जो हैं इंडिया में, वो भी यही देखती है एनआईए। एनआईए आती किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑलराइट। सो अब जो ये एनआईए है ये करती क्या है? पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मान लो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने एक फाइल बना ली अपनी किसी के खिलाफ, फिर एक स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं एनआईए की, वहाँ पे केस चलता है। फिर केस चलने के बाद में ये इंडिविजुअल है, मान लो ये अपना केस लड़ रहा है, एनआईए ने इसके ऊपर केस किया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन केस की वर्डिक्ट क्या होती है, अगर इंडिविजुअल हार गया तो वो, अगर एनआई हार जाए तो वो, इसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में एनआईए के अगेंस्ट, जो ये सेशन कोर्ट जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट बैठती है, इसके बाद हाई कोर्ट में इसकी वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा सकता है और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ एनआईए वर्क्स। स्पेशल एनआईए कोर्ट्स बनती हैं और कोई भी जुरिस्डिक्शन जो है इसकी, अब जैसे इन अदर वर्ड्स मतलब क्या है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि एनआईए ने केस किया हुआ है किसी पर्सन ए के ऊपर, कौन से एक्ट के अंडर? एनडीपीएस एक्ट के अंडर, किसी स्पेशल कोर्ट में, जो स्पेशल कोर्ट होती है वहाँ पे केस चल रहा होगा। तो वही सारा जो हमारी कंट्री का क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, वो सारा का सारा उसी को ही फॉलो करते हुए एनआईए ऑपरेट करती है। नाउ लाइक आई सेड कि अपील जो है आप लगा सकते हो इसके बाद में हाई कोर्ट्स में। सेकंड, अब आपने शायद सुना हो, ये हिंदू में ये खबर आई थी 20 सितंबर को, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में ऑपोजिशन के मेंबर्स ने नोटिस दिया नो कॉन्फिडेंस का अगेंस्ट हरिवंश।
हरिवंश कौन है? हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा फार्म एक्ट से रिलेटेड है। बिफोर मूविंग इनटू दिस, हमारी कंट्री में जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई थी जून में। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं बैठा उस समय आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू, उनके ऑर्डिनेंस के थ्रू आप उस चीज़ को लॉ की तरह चला सकते हो, बट फॉर द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। अब जब सेशन बैठ जाता है फिर आपको उस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाना पड़ता है, बिल लेके आओ, पार्लियामेंट में वोटिंग कराओ और लॉ बन जाएगा। ओके, तो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट एक 3 फार्म बिल्स लेके आ रही है। ओके, एक है एपीएमसी से रिलेटेड, एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, और एक है एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड। ये मैं आपको तीनों कराऊंगा। ये तीनों बिल कोइंसिडेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों बिल 2013 में कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली लाना चाहती थी। उस समय वो होते थे हमारे ये आरबीआई गवर्नर बनने से पहले ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे इंडिया के रघुराम राजन। रघुराम राजन ने इसके ऊपर इतना बड़ा एक इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर लिखा था जो मैंने खुद पढ़ा था, ठीक, 2013 में 12-13 में, कि क्यों हमारी कंट्री में एपीएमसी एक्ट जो हैं वो फेल हो गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स ने किसानों का बुरा हाल करके रखा है, और मॉडल एपीएमसी एक्ट आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, एसेंशियल इसका ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पुराने टाइमों में 2013 में कांग्रेस लाना चाहती थी। अब 2020 में बीजेपी ले आई, लेकिन अगर उस समय कांग्रेस ले आती तो बीजेपी पूरा विरोध करती। अब ये ले आए हैं तो कांग्रेस पूरा विरोध करेगी। अपने को इसको अदरवाइज देखना है बीजेपी या कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको देखना चाहिए फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इस क्लास में आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ना ये बहुत लंबी डिस्कशन मांगता है। मैं ना लोगों को देख रहा हूँ, मैंने बहुत वीडियोस देखी या मैंने बहुत लोगों के व्यूज़ पढ़े, अच्छा जी एमएसपी जो है वो नहीं मिलेगा और ABCD चीज़ नहीं होगी, चलो जी ये तो फार्मर विरोधी हो गया। आप हिस्ट्री में तो जाओ कि एमएसपी की ज़रूरत क्यों है फार्मर को, प्रॉब्लम क्या है, ठीक। आप हिस्ट्री में तो जाओ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो मिडिल मैन होते हैं, आड़ती होते हैं, ये एग्जिस्टेंस में कहाँ से आए, और फिर हमारे कंट्री में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है फार्मिंग को लेकर, ढांचे की प्रॉब्लम क्या है। फिर आप अगर ये कंक्लूजन चाहे हमारा फिर यही निकले, कंक्लूजन चाहे हमारा यही निकले कि ये फार्मर्स विरोधी है, आई डोंट हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आप सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बना के आप बोलो कि यार ये तो बस फार्मर विरोधी है, तो दैट इज समथिंग, दैट इज जस्ट उसका बस पॉलिटिकल मोटिव ही है। फार्मर का वैसे ही कोई हाल नहीं है। आप ऑलरेडी आप देखो, कहते हैं जी इससे तो फार्मर आत्महत्या करेंगे, तो अभी क्या कर रहे हैं विदर्भ में, ठीक, या पूरे इंडिया में ही, कहते हैं इससे तो फार्मर्स डेट में आ जाएंगे, तो अभी कितने एक फार्मर इंडिपेंडेंट हैं, कहते हैं इससे फार्मर्स का ना कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑलरेडी आपके 85% फार्मर्स जो हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। ये सिचुएशन आई कहाँ से, कैसे हो गया ये कि मैक्सिमम फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो we'll talk about it in like greater detail in one of the classes, special classes that I will take on this, okay, but for now I want to talk to you about कि क्या हुआ क्या। अब लोकसभा में तो ये बिल भाई पास हो गया, मान लो बिल गया राज्यसभा में। जब राज्यसभा में बिल गया तो राज्यसभा में रक्कस क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मान लो चेयरमैन की सीट है और यहाँ पे सारे हमारे एमपीज बैठे होते हैं, और एक इधर एरिया होता है जहाँ पे जिसको वेल बोलते हैं आई थिंक, यहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिशन के मेंबर्स जो थे और बहुत सारे आई थिंक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर्स और ऑपोजिशन के बहुत सारे, दे ऑल वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए। जब वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो उन्होंने यहाँ पे रूल बुक वगैरह भी फाड़ी, तो इससे चेयरमैन को मौका मिल गया, ठीक। तो इनको तो बढ़िया ही था बीजेपी वालों को। यहाँ पे जब इन्होंने इंडिसिप्लिन क्रिएट किया तो इनको तो बाहर भेज ही दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि यार यू नो व्हाट, यहाँ पे आप मत इकट्ठे हो, कोविड चल रहा है, यहाँ पे भीड़ हो रही है, स्टेनो वेनो सारे बैठे हैं, लेकिन ये सब चलता रहा। तो फिर इन्होंने बोला कि यार यू नो व्हाट, अब हम इसको हम पास करते हैं बिल को वॉइस वोट से, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि मत। वॉइस वोट से, वॉइस वोट क्या होती है, सिंपल सी चीज़, पहले आप ये समझो। जब मान लो ये कोई एक पर्सन है, पर्सन 1, ठीक, और ये बहुत सारे इसके दोस्त खड़े हैं, क्लियर।
और ये है स्पार्टा। या मतलब जैसे मूवीज में नहीं दिखाते पुरानी जो यूरोपियन हिस्टोरिक मूवीज होती हैं कि आप अपने ना लोगों से पूछना चाहते हो कि क्या हम लड़ें या हम सरेंडर करें, और जो जो मेरे साथ में आज लड़ना चाहता है रेज योर आर्म और चिल्लाओ, और फिर वो सब करता है कि लेट्स गो, लड़ते हैं। दैट इज वॉइस वोट। ओरिजिनली तो यूज़ होती थी जब वॉर क्राइज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, बैटल्स के लिए, कि हम भी जो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं मेरे साथ में वो हाँ बोले, जो नहीं लड़ना चाहते वो ना बोले। धीरे 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 यही चीज़ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री नॉर्म भी बन गया। ब्रिटेन में भी ऐसा होने लग गया कि कोई बिल है वो पास होना है तो जो तो इसके लिए यस बोलते हैं कि इस बिल को पास करें, उनको बोलना चाहिए आई। आई मतलब स्कॉटिश में यस को बोलते हैं, और जिनको ये बिल नहीं पसंद वो बोले ना। ठीक है, ये भी उसी लैंग्वेज में नो को बोलते हैं। ठीक है, नोज हैबिट और आइज हैबिट। आइज हैबिट मतलब कि इनकी आवाज़ ज़्यादा आई है, नोज हैबिट का मतलब इनकी आवाज़ ज़्यादा आई है। अब इसको मेजर करने का कोई तरीका है नहीं। स्पीकर या चेयरमैन के पास हमेशा प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रहेगी। हो सकता है कि आप डेसिबल से तो चेक कर नहीं रहे कि यार आईएस की ज़्यादा आवाज़ आई है कि नए की ज़्यादा आवाज़ आई है। तो ये क्या है, मतलब ये सब तामझाम क्या है, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है बेसिकली। मान लो एक हाउस है जहां पर 70 लोग बैठे हैं बीजेपी के, 30 लोग बैठे हैं कांग्रेस के। ठीक, अब बिल पास करना है, आप पूरी वोटिंग कराओ, एक एक बंदे को बोलो अपनी वोट डाल दे, ये कर दे वो कर दे। ये ना एक बड़ा टीडियस और लंबा चौड़ा काम है। इट विल टेक 2-3 डेज लग जाएंगे, इतना काम नहीं होगा। तो पार्लियामेंट का टाइम बचाने के लिए, ये ब्रिटेन में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि यार सीधा आपको तो पता ही है कि अगर वोटिंग कराओगे भी तो 70 लोग यहाँ पे हैं, क्लियरली ये बिल पास हो जाना है, तो इसको वॉइस वोट से ही पास कर दो। तो जो इसकी फेवर में है वो यस बोलो, तो यहाँ से एकदम से शोर की आवाज़ आ जाएगी यस। जो इसकी अगेंस्ट है वो नो बोलो, तो यहाँ से आवाज़ आ जाएगी नो। ठीक, तो वो बिल जो इन एनी केस ऑलमोस्ट यूनैनिमसली पास हो ही जाने हैं, उनके लिए वॉइस वोट यूज़ हो जाती है, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस दैट इट ब्रिंग्स विद इट, कि यार वोटिंग सारी वो नहीं करनी पड़ी, टाइम नहीं वेस्ट हुआ, क्लियरली बस आइज और नोज की कन्वेंशन बना दी। ठीक, इसको बोलते हैं हम वॉइस वोट। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। मान लो अगर एक हाउस है, वहाँ पर 10 लोग बैठे हैं जो वोट एक पार्टी के हैं जो यस करना चाहते हैं, 10 लोग बैठे हैं जो उस पार्टी के जो नो करना चाहते हैं, 5 लोग वो हैं जो अनडिसाइडेड हैं। अब आप बताओ कि यहाँ पे अगर मैं वॉइस वोट करवा लूँ तो, और उसके बाद में इन में से भी अनडिसाइडेड में से भी आप लगा लो कि 3 का आपको पता नहीं कि वो यस करना, या यहाँ पे भी लगा लो कि 2 यस करना चाहते हैं, 2 नो करना चाहते हैं और एक अनडिसाइडेड है। अब आप इधर वॉइस वोट लगाओगे, कोई सेंस ही नहीं बनाता। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि आप जो चेयरमैन को लग रहा है कि जी मुझे तो यस ज़्यादा जोर के सुना है आए, वो गलत सुन रहा हो उसको, और नो ज़्यादा बोल रहे हो, और अदर वे अराउंड। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस अदरवाइज एक बना हुआ था, कन्वेंशन है। वो क्या है कि अगर हाउस में ऐसा कभी हो, वोटिंग हो रही है और कोई भी पर्सन वॉइस वोट के थ्रू ही, कोई भी पर्सन जो है वो इस पे ना ऑब्जेक्शन रेज कर दे कि यार एक सेकंड, ये ऑब्जेक्शन है मेरा, यहाँ पे वॉइस वोट में ठीक तरीके से बिल नहीं पास हुआ, तो क्या होगा, फिर ना 2 चैम्बर्स में 2 लोगों को बिठा देंगे और हेड काउंटिंग हो जाती है कि चलो जी, जिन्होंने यस बोला था वो हाँ बताओ, जिन्होंने नो बोला था वो बताओ, और फिर हेड काउंटिंग कर लेते हैं। तो यूजुअली मतलब क्या है कि अब आपको पता है जब मेरे को बाद में हेड काउंटिंग ही करनी है, जब मेरे को ये डिवाइड ही करना है, डिविजन ही करनी है, तो फिर मैं वोटिंग ही करा लेता हूँ। इस वजह से इन फर्स्ट प्लेस ही वॉइस वोट वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे आपको पता होता है कि यार ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज मेजॉरिटी क्लियरली नो बोल रहे हैं या मेजॉरिटी क्लियरली यस बोल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि in order to avoid the process of going through the whole voting, everybody casting a vote and then counting and recounting and this and that, कि जब आपको पता ही है कि बिल पास हो जाना है तो फिर सिंपली यस कर दो। ये होता है लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स के केस में ही, ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वो अमेंडमेंट ले आओगे इस तरीके से। ठीक बात क्लियर नाउ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब बीजेपी के तकरीबन तकरीबन 86 एमपीज हैं राज्यसभा में,
कांग्रेस के 40 एमपीज हैं राज्यसभा में, बाकी कोई 2-3 आम आदमी पार्टी के, 2 बीएसपी के, 2 इसके, 3 उसके, 2 इसके, 3 उसके, कोई शिरोमणि अकाली दल के, कोई किसी के, ये सब बाकी जो है ये डिफरेंट पार्टीज के हैं। अब ये जो डिफरेंट पार्टीज हैं इनमें से बहुत सारी, फॉर एग्जांपल शिरोमणि अकाली दल एंड ऑल दैट, वो बीजेपी की तरफ है, बहुत सारे कांग्रेस की तरफ है। नाउ पार्टीज आर क्लेमिंग दैट फॉर दिस particular bill maybe BJP did not have majority, बट उन्होंने वॉइस वोट के थ्रू इसको पास करवा लिया, जो कि सही नहीं है। ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर इस चीज़ का हिंट लग रहा है कि शायद रूलिंग पार्टी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है या किसी भी हाउस में मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर बिल वोटिंग से ही पास होना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रोसेस से। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये इसलिए आपको ये भी समझ आया होगा कि क्यों ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस एंड दैट एंड ये सब, कि बिकॉज क्लियर कट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर बीजेपी के मान लो 150 एमपीज होते राज्यसभा में, या बीजेपी के इतने एमपीज होते कि क्लियर कट उसके पास मेजॉरिटी है, 126 भी होते, तो भी आप वॉइस वोट ले आओ तो ठीक है कि हाँ यार हम तो 250 के 250 भी वोट करेंगे तो भी हम 126 पे ये बिल पास करवा लेंगे। जहाँ पे इतना क्लियर कट सिस्टम ना हो वहाँ पे वॉइस वोट के थ्रू बिल नहीं पास होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अब क्या हुआ है कि ये किया हरिवंश जी ने। हरिवंश जो डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, उन्होंने बंदों को जो थे जिन्होंने बहुत रकेस क्रिएट किया था, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, जिन्होंने रूल बुक फाड़ दी थी और बहुत सारी चीज़ें शोर शराबा किया था, लड़ाई की थी पार्लियामेंट में, धक्का मुक्की, तो उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो फिर उसके बाद अब ऑपोजिशन जो है हरिवंश जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया। मतलब क्या था कि अब जो सेशन है, रिमेनिंग सेशन, इसमें हरिवंश जी नहीं बैठेंगे, लेकिन इसको जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि यार ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। नो कॉन्फिडेंस जो है वो पहली बार आया है पार्लियामेंट में डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट, इससे पहले कभी नहीं आया। और कन्वेंशन ये है कि अब उनको हाउस में नहीं बैठना होगा। ओके, आपको ना मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अदरवाइज बहुत बच्चों को ये भी डाउट है कि एग्रीकल्चर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर कैसे इस पे बिल बना ले। तो पहले तो ये है कि सेंटर के पास में भी 2 एक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक 268 269। ये 2 लॉज जो हैं ये अलाउ करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, चाहे तो सेंटर लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी। ओके, और दूसरा असेंशियल चीज़ों के ऊपर तो वो लॉ बना ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लीगली सेंटर के पास पावर नहीं है। वट एवर द सेंटर इज डूइंग, देर इज नथिंग इलीगल इन दैट। देर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ ओवर डोमिनेशन ओवर स्टेट्स के ऊपर डोमिनेशन हो सकती है, पर ये इलीगल नहीं है। दूसरी चीज़ ये एक और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या इस चीज़ को कि जी ये सेंटर जो है ये इस, या फिर यही लगा लो कि राज्यसभा ने बिल वॉइस वोट से पास कर दिया, क्या इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो मोस्ट लाइकली नो। आर्टिकल 122 क्लियरली बोलता है कि वट एवर हैपन्स विद इन द फोर वॉल ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो फिर तो आपके लेजिस्लेचर और जुडिशरी की कोई सेपरेशन ही नहीं रही। ओके, क्लियर? तो इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एनीवेज, इस पे मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, डोंट वरी, काफ़ी डिटेल में जीरो से बनाऊंगा। नाउ आई होप आपको समझ आया कि हुआ क्या है। राज्यसभा के जो वो हैं डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उन पे वो बोल रहे हैं कि जी आप तो, इन्होंने ठीक से फार्म बिल पास करते हुए इन्होंने क्या किया है कि हेस्ट में पास किया है, प्रॉपर वोटिंग नहीं करवाई इन्होंने, वॉइस उससे पास किया है, वोटिंग से पास किया है, और ये तो डेमोक्रेसी को मारने की बात है। और इतने सारे ऐसे ऑपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स थे जो बोल भी नहीं सके, अपना व्यू पॉइंट भी नहीं रख सके। इस वजह से इनको, दिस इज नॉट हाउ डेप्यूटी चेयरमैन इज सपोज टू रन दी हाउस, देयरफॉर इनको हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, अब ये सेशन में ना बैठे, जिसको कि वो कर दिया गया है कि नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेंकैया नायडू जी ने बोला है। एक आपने इंडियन एक्सप्रेस में ये पढ़ा होगा कि दिल्ली सिख जर्नलिस्ट है जो,
उनको अरेस्ट कर लिया गया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो आपको बस ये अभी जानना है। वैसे तो जब हम आपको गवर्नेंस कराएंगे ना, एक टॉपिक आता है गवर्नेंस GS2 में, तब हम आपको करवाएंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। उसमें हम करवाएंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके प्रॉब्लम क्या आती है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। होता क्या है कि यू एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप गवर्नमेंट से बोलते हो कि मेरे को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मुझे इस बात के बारे में बताया जाए। आगे से क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको लेटर वापस भेज देती है कि नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर आपको ये हम नहीं बता सकते। और RTI में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट RTI में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नाम लेके मना कर सकती है कि हाँ ठीक है, हम आपको ये नहीं बता रहे। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है। दिल्ली के कोई जर्नलिस्ट हैं जिनको ये बोला जा रहा है कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइनीज को, जो है हमने कहाँ कहाँ पे इंडियन फौजी खड़े हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन उन्होंने चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को प्रोवाइड की है, इंडिया के जर्नलिस्ट ने, इसलिए उनके ऊपर लगता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। क्या है, सबसे पहले तो ओरिजिनली ये ब्रिटेन का जब इंडिया में रूल होता था तो लॉर्ड कर्जन लेके आए थे इस रूल को। फिर धीरे 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 क्या किया, इसको रिप्लेस कर लिया गया 1923 में। और अब क्या हो गया कि कोई भी मैटर ऑफ सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी हो गवर्नेंस की, इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी मैटर अगर ऐसा लगता है कि यार ये तो मैटर ऑफ सीक्रेसी है या मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई भी लीक करता है तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है। या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर वो मांगता है तो सरकारी ऑफिसर आपको वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं, बोल के कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आती है। ओके, अब इसके अंदर दो मेन चीज़ें आती हैं। पहला, स्पाइंग और एस्पियोनेज। सेक्शन 3 के अंडर आता है कि अगर कोई भी स्पाइंग कर रहा है, किसी दूसरे कंट्री के लिए मुखबरी कर रहा है, तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। दूसरा, डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई रेगुलर कोई भी डिस्क्लोजर अगर आप कर दो गवर्नमेंट का, मिनिस्टर को गवर्नमेंट के कोई नॉर्मल सीक्रेट्स पता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बट गवर्नेंस रिलेटेड कोई सीक्रेट्स पता है किसी मिनिस्टर को, अगर वो लीक कर देते हैं तो भी, या कोई भी पर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल करता है, तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है। अब कौन सी चीज़ सीक्रेट है कौन सी नहीं, क्या ये डिफाइंड है? तो नहीं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना डिफाइंड नहीं है। दैट डज नॉट टेल यू व्हाट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट इज। ये गवर्नमेंट की ही डिस्क्रिप्शन है कि वो किस चीज़ को तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट बोले, किसको नहीं बोले। इन थ्योरी आप कल को ये पूछ लो यूपीएससी से कि यार आप एक बात बताओ, जो आप यूपीएससी का GS1, 2, 3, 4 पेपर लेते हो, इसमें जब आपने इनकी जो टॉपर्स हैं इन सब की जो मार्क्स, वो आंसर शीट्स है, आंसर शीट्स आप डिस्क्लोज करो। हम देखना चाहते हैं कि आप किस बेसिस पे किसको कितने मार्क्स दिए। ठीक, क्योंकि किसी को लग सकता है कि यार मेरा तो पेपर ही बहुत अच्छे हुए थे GS1, 2, 3, 4, मेरे क्यों नहीं मार्क्स आए। तो हो सकता है, मैं प्योरली थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ, यहाँ पे शायद उतना अच्छा अप्लाई भी नहीं होता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन थ्योरी। हो सकता है कि ये आपको दे दें RTI के अंडर, हो सकता है कि बोले कि नहीं ये आपके RTI के एम्बिट के अंडर नहीं आता, ये हमारा ऑफिशियल सीक्रेट है, इन थ्योरी, बिकॉज कहीं डिफाइन तो किया नहीं हुआ। तो इस वजह से आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इस वजह से इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, तो अदरवाइज ऐसा है कि इनकंसिस्टेंसी है RTI में, और क्या कहते हैं उसको, RTI में और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। लेकिन हो क्या जाता है कि वैसे तो ये बोला हुआ है कि यार अगर RTI में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इशू आ रहा है तो आप RTI को प्रायोरिटी दो। लेकिन इसी में प्रॉब्लम क्या आगे कि RTI के ही सेक्शन 8 और 9 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट फिर भी रिफ्यूज़ तो कर ही सकती है अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ओके, सो दैट वेज वी हैव kind of primacy of official secrets act over RTI. Okay, so these are the political news that I wanted to cover this week. I'll see you next week with more and better news. Take care, bye bye.